हेलो गाइज, आज हम आपके लिए करेंगे भिंड जिला स्टार्ट। कौन सा जिला स्टार्ट करें? भिंड जिला। भिंड जिले में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे ऐतिहासिक पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, ऋतु, मिट्टी, नदियाँ, सिंचाई, वन्यजीव और कृषि, खनिज, पशुपालन होती, यानी जो हमें इसमें दिखा रहे हैं वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक बाहर टेक्नो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिंड जिले का गठन कब हुआ? तो भिंड जिले का गठन हुआ था 1956 को, 1956 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इतिहास। तो भिंड जिले का इतिहास क्या है? तो भिंड जिले का इतिहास है, मध्य प्रदेश का यह जिला भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है? घने वनों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे बीहड़ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भिंड मध्य भारत के 16 जिलों में से एक था, जिसका गठन 28 मई 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1948 को भिंड जिले का गठन हुआ था। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात 1956 को भिंड जिला नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। यानी भिंड जिला मध्य प्रदेश का नया हिस्सा कब बना? तो नवंबर 1956 में ये मध्य प्रदेश का नया हिस्सा बन गया। उसके बाद यहाँ पे तहसील है। तो भिंड जिले में कौन कौन सी तहसीलें पाई जाती हैं? तो भिंड जिले में तहसील पाई जाती है, यह चंबल संभाग का हिस्सा है। भिंड जिला किसका हिस्सा है? चंबल संभाग का हिस्सा है। यहाँ पे तहसील है, भिंड है, अटेर है, मेहगांव है, लाहार है, रौन है, मिहोना है, गोहद है, गोरमी है और मौन है। यहाँ पे मौन भी तहसील, रौन, मौ, यहाँ पे मौ है। तो एमपी की सबसे छोटी तहसील कहाँ पाई जाती है? वो भी भिंड जिले में पाई जाती है। जो कौन सी है? रौन। कौन सी है? रौन। रौन तहसील मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। उसके बाद है यहाँ पे नदियाँ। तो भिंड जिले में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? तो भिंड जिले में नदियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे चंबल पाई जाती है, सिंध नदी, कुआरी नदी और वैशाली नदी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ भिंड जिले में बहती हैं। किस जिले में बहती हैं? भिंड जिले में चंबल, सिंध, कुआरी और वैशाली, ये 4 नदियाँ भिंड जिले में बहती हैं। उसके बाद है सिंचाई एवं परियोजना। तो भिंड जिले में सिंचाई की, भिंड जिले में भूमि उपजाऊ है और यहाँ सिंध तथा चंबल एक उनकी सहायक नदियाँ हैं। कुआरी और पहुज से सिंचाई होती है। किससे होती है? कुआरी नदी से और पहुज नदी से यहाँ पे सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की चंबल परियोजना प्रदेश की पहली परियोजना है। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना पहली परियोजना है। इससे भिंड जिला भी लाभान्वित है, यानी जो चंबल परियोजना उसका लाभ भिंड जिला भी लेता है। उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, यानी भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति है, भिंड जिला इस नगर के आसपास का क्षेत्र है। भिंड जिला किसका है? इस नगर का आसपास का क्षेत्र है। उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में दतिया, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में मुरैना जिला लगता है। यानी उत्तर में इसके राजस्थान लगता है, दक्षिण में दतिया लगता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है और पश्चिम में मुरैना जिला लगता है। उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, तो इस 25-55 अक्षांतर इसकी कितनी? 25-55 से 26-48 उत्तर पूर्व तक, और देशांतर है इसकी 78-12 से 1905 पूर्व तक इसकी भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद है भिंड जिले का क्षेत्रफल 4459 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4459 यानी 4459 इसकी वर्ग किलोमीटर भी है। इसका क्षेत्रफल के संबंध में राज्य का 40वां जिला है। कौन सा जिला है? 40वां जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ NH92 है, वो NH552 है। यहाँ पे 2 राजमार्ग हैं जो आप देख सकते हो। ये NH92 है, कौन सा? ग्वालियर की ओर से गया है ये भिंडी है, और ये है NH552 यानी 552, NH552 ये हमारा राजमार्ग है। उसके बाद है ऋतु एवं जलवायु। तो ऋतु एवं जलवायु यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के अलावा भिंड का मौसम सामान्यतः पर सूखा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सूखा। दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के अलावा भिंड की
वार्षिक वर्षा है 668.3 mm। कितना है? 668.3 mm यहाँ की वर्षा है। वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। शरद ऋतु दिसंबर में और दिसंबर से फरवरी तक, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से लगभग मध्य जून तक रहती है। जून के मध्य में सितंबर के अंत तक की अवधि दक्षिण पश्चिम के मानसून में रहती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून माह होता है। उसके बाद है यहाँ पे मिट्टी। भिंड जिले में कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोनों प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र है। और यहाँ पे कहा है भारत में मृदा का सबसे बड़ा मार्ग यही है। यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। यह 2 प्रकार की नदियाँ हैं, बागर एवं खादर। गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और भिंड जिले के वन। भिंड जिले के वन जिले के आरक्षित वन क्षेत्र 108 वर्ग किलोमीटर वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन्हें कटीले वन भी कहते हैं। कौन सी वन कहते हैं? कटीले वन कहते हैं। अब यहाँ पे भिंड जिले में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो भिंड जिले में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है। और मगरमच्छ घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और प्रवासी पशुओं द्वारा बसा हुआ है। अभ्यारण्य भिंड शहर में 22 किलोमीटर दूर है। कितना है? 22 किलोमीटर दूर है। अब है भिंड जिले की कृषि। तो भिंड जिले में कृषि का आज से लगभग 30 दशक पूर्व भिंड जिले में पूरा भूभाग वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर था। इसलिए यहाँ के किसान उन फसलों को तरजीह देते थे जिनकी सिंचाई की जरूरत हो। अतः बाजरा की फसल यहाँ की अनेक किसानों की पसंद थी। क्या थी? बाजरा की फसल यहाँ पे अधिक मात्रा में होती थी। उसके बाद यहाँ पे सरसों इस क्षेत्र के किसानों की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। भिंड जिले की सरसों की तेल की गुणवत्ता और तुलनात्मक परिणाम अन्य क्षेत्रों की सरसों से कहीं बेहतर है। सिंचाई के साधन विकसित होने के फलस्वरूप भिंड के समतल भूभाग पर बड़ी मात्रा में गेहूँ उत्पादन होता है। क्या होता है? गेहूँ उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे भिंड जिले में पशुपालन। तो भिंड जिले में पशुपालन गो अभ्यारण्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इस अभ्यारण्य में 2500 से लेकर 5000 तक निराश्रित गो को रखने की सुविधा प्राप्त होगी। कितनी? यहाँ पे गो अभ्यारण्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। यहाँ से 5 से 6000 गाय इसमें रखी जाएंगी। इसमें आते हैं खनिज। तो भिंड जिले में खनिजों को समृद्ध नहीं कहा जाता। यहाँ पे कुछ मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। और औद्योगिक परिदृश्य में यहाँ पे सीमेंट कारखाना मालनपुर 1984 भिंड जिले के सबसे बड़े उद्योग में है। भिंड जिले में है सीमेंट कारखाना। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी 5 यानी 17,03,005 इसकी जनसंख्या है। इसकी साक्षरता है 2011 के जनगणना के अनुसार 75.3%। इसमें 85.40 और स्त्री है इसमें 63.10। जनघनत्व 382। लिंग अनुपात 837 है। और भिंड जिले का सबसे कम लिंग अनुपात भी भिंड जिले का ही है। यानी मध्य प्रदेश सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? तो भिंड जिले का सबसे कम लिंग अनुपात है। उसके बाद यहाँ कुल साक्षरता है इसमें 10,94,917 और साक्षरता में 67,65,13 पुरुष हैं और 418,404 में यहाँ पे महिलाएं हैं। उसके बाद जनजाति परिदृश्य में इसकी 5वीं सबसे बड़ी शहरी जनजाति पाई जाती है। शहरी जनजाति भिंड और उसके आसपास के जिले यानी मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है। उसके बाद यहाँ पे भिंड जिले के प्रमुख मेले। तो झरिया का मेला महुआ के वीर योद्धा आला और ऊदल के नाम के साथ संबंध है। भिंड में भुजरिया का मेला अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सावन महीने के अंतिम दिवस हजारों की संख्या में नगरवासी एवं दूर दराज ग्रामों से पधारे हुए आगंतुक इस मेले में एक दूसरे की भुजरिया प्रदान का एवं मान सम्मान का विनिमय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलियाँ। तो बोलियाँ यहाँ पे ब्रज, बुंदेली उसके आसपास के जिलों में प्रचलित है। बंजारी भाषा भी भिंड जिले की
आसपास के गांव में प्रचलित है। उसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन यहाँ पे अडेर का किला है। ये भदौरिया राजा बंधन सिंह महान सिंह बकत सिंह 1664 से 1668 के काल में इसका निर्माण किया गया था। इस किले के नाम पर भिंड जिले के प्राचीन काल में बधावर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाता है? बधावर के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल, यह बनखंडेश्वर मंदिर, यह भिंड शहर में स्थित है। यह शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1175 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान के समय में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल में वर्षों का जैन मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर है और इसका अस्तित्व इस क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की यात्रा के परिणाम स्वरूप है। उसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल नारद देव मंदिर है। सिंध के नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक मंदिर है। ये अति प्राचीन महर्षि नारद की यहाँ पूजा की जाती है। इसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल, यहाँ पे गोहद का किला। यह किला 16वीं शताब्दी में जाट राजा महान सिंह द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल, तो विष्णु मंदिर, वरण मंदिर, शिव बीरखंडी, शिव मंदिर चिमका, विष्णु मंदिर जमादार आदि इसमें मंदिर हैं। उसके बाद जमाला वाले हनुमान जी, पावई वाली शारदा माता और श्री सीताराम बाबा रत्नमैया यहाँ पे प्रमुख पर्यटन है। प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे क्या क्या है, तो भिंड जिले में प्रसिद्ध भिंड जिले बीहड़ डाकुओं के आश्रय के स्थल के रूप में विख्यात है। भिंड का गोहद धान का कटोरा कहा जाता है। गोहद का किला भी आकर्षण का केंद्र है। भिंड जिले में लाहौर तहसील में आलमपुर नगर में स्थित इंदौर राजघराने की बहू देवी अहिल्याबाई होलकर की छत्री ट्रस्ट भी अत्यंत प्राचीन होने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध एवं रोचक है। यह छत्री संपूर्ण भारत में केवल इंदौर और आलमपुर में ही है, जो भिंड जिले में है। आलमपुर के यहाँ पर भिंड जिले में है। अब भिंड जिले के तथ्य, भिंड जिले के तथ्य क्या है? गौरी सरोवर के किनारे एक प्राचीन गणेश मंदिर स्थित है। भिंड का सबसे बड़ा गांव गहेली तंद्रहुआ मंदिर यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भिंड जिले में मोह तहसील में आता है। बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिलालेख है जो गौरी सरोवर के निकट है। क्या है? गौरी सरोवर के निकट है। और यहाँ सर्वाधिक साक्षर जिलों में भिंड मंत्र मुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। भिंड जिले में करीब 3000 सैनिक देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। 30,000 सैनिक यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। मतदान सबसे वर्षा भिंड जिले में मऊ तहसील में होती है। मालनपुर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है जो गोहद तहसील में पड़ता है। गोहद तहसील स्थित गोहद का किला बहुत ही प्राचीन स्थल है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरस्कारित। हेलो गाइस, आज हम करेंगे मुरैना जिला स्टार्ट, जिसमें हम मुरैना की तहसीलें पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति, ऋतुएं, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, सिंचाई परियोजना, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, खनिज, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक परिदृश्य, जनगणना, जनजाति परिदृश्य, बोलियाँ और प्रसिद्धि के कारण। यानी हम सब कुछ मुरैना जिले में पढ़ेंगे। जो MP पुलिस या MPPSC जो MP से इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो मुरैना जिले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुरैना जिले का गठन कब हुआ था? मुरैना जिले का गठन हुआ था 1956 को। कब हुआ था मुरैना जिले का गठन? 1956 को। मुरैना जिले का गठन, ये आप देख सकते मुरैना जिला का गठन हुआ था 1956। उसके बाद है मुरैना जिले का इतिहास। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मुरैना जिले का इतिहास। तो मुरैना जिले के इतिहास में सबसे पहले हम मुरैना जिले पढ़ेंगे। मुरैना जिले में क्या है? मुरैना भारत के मध्य प्रदेश प्रांत का एक नगर है। क्या है? मध्य प्रदेश प्रांत का एक नगर है। मुरैना जिले
के 52 जिलों में से एक है। मुरैना जिले मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक है। जगह का नाम मोर और रैना अर्थात बसेरे के नाम से बना है, यानी मोर का बसेरा के यानी मोर यानी रैना, मुरैना के यानी बसेरे के नाम से ये बना है, जिसका मतलब है वह जगह जहाँ मोर बहुत पाई जाती थी। क्या पाई जाती? मोर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। उसके बाद है मुरैना जिला का क्षेत्रफल। मुरैना जिला का क्षेत्रफल है 4,989। कितना है? 4,989 मुरैना जिले का क्षेत्रफल है। और जिले से दक्षिण पूर्व में ग्वालियर है, दक्षिण में शिवपुरी है, पूर्व में भिंड है एवं उत्तर पूर्व में आगरा यूपी और उत्तर पश्चिम में धौलपुर और करौली राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में श्योपुर। ये जिले या राज्य स्थित हैं मुरैना के सीमावर्ती राज्यों से। उसके बाद है मुरैना जिला में कितनी तहसीलें हैं? तो मुरैना जिले में मुरैना, अम्बा, पोरसा, जौरा, सबलगढ़ और केलारस, यानी मुरैना जिले में 6 तहसीलें आती हैं, जिसमें मुरैना, अम्बा, श्योपुर, मुरैना, अम्बा, पोरसा, जौरा, सबलगढ़ और केलारस। श्योपुर तो अलग एक जिला है। उसके बाद है मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की नदियाँ। तो मुरैना जिले की नदियाँ के बारे में हम इसमें ही डिस्कशन करेंगे। तो मुरैना जिले की नदियाँ हैं चंबल, कुबर और आसन और डंक। कौन सी चीज़? 4 नदियाँ हैं मुरैना जिले की, चंबल, कुबर, आसन और डंक। चंबल यह नदी जिले के पश्चिम में उत्तर से बहती है, उत्तर में बहती है। यह मुरैना जिले के उत्तर में निकटवास प्रवेश करता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अंतर राज्य प्राकृतिक सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। यानी चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी का बॉर्डर भी क्रॉस करती है। यह इटावा जिले यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी किस में मिल जाती है? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंचाई परियोजना हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हेलो गाइज, आज हम आपको बताएं कि मुरैना जिले में सिंचाई एवं परियोजना कौन कौन सी हैं। मुरैना जिले में सिंचाई एवं परियोजना कौन कौन सी है? तो चलो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुरैना जिले में सिंचाई परियोजना है एवं परियोजना। सिंचाई का मुख्य स्रोत यहाँ नहर है। मुरैना जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर है। मुरैना की चंबल परियोजना प्रदेश की पहली परियोजना है। कौन सी परियोजना? पहली परियोजना। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है? प्रदेश की पहली परियोजना है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की भौगोलिक स्थिति भी जानेंगे। तो मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति है स्थिति आचार तंत्र से 26°17' से 26:52 उत्तर और स्थित देशांतर है इसकी 76:30 से 78:33 पूर्व तक। ये इसकी अक्षांश यानी भौगोलिक स्थिति है। इसकी आचार तंत्र है इसकी 25 से 26 और स्थिति देशांतर है इसकी 36 से 30 से 78:33 तक। मुरैना जिले में कौन सी ऋतु है, कैसी जलवायु है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो मुरैना जिले का वातावरण अर्ध शुष्क है, यानी अर्ध शुष्क है। यहाँ आम तौर पर यहाँ शुष्क जलवायु रहती है। कौन सी जलवायु रहती है? यहाँ पर शुष्क जलवायु रहती है। गर्मियों में यहाँ गर्मी तीव्र होती है, यानी गर्मियों में तो यहाँ तीव्र गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मई जून महीनों में औसत तापमान 44°C तक होता है। यानी मई जून में गर्मी की यहाँ तापमान कितना पहुँच जाए? 44°C यहाँ पर पहुँच जाता है। ठंडे मौसम में जिले का तापमान 2.80°C तक हो जाता है। कितना हो जाता है? ठंडों में 2.80°C तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 862.6 mm है। जिले में लगभग 52% बारिश जून से सितंबर के दौरान होती है। बारिश कब होती है 52%? तो बारिश जून से सितंबर तक इसकी होती है। तो अगर गाइस आपने मुरैना जिले की जलवायु में बारे में पहले से नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो गाइज, आज हम जानेंगे अपनी मुरैना जिले की मिट्टी, यानी मुरैना जिले में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मुरैना जिले में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मुरैना जिले में मुख्य रूप से कछारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी। उसके बाद है यहाँ पर मुरैना जिले में कौन कौन से वन्य एवं वन्य जीव हैं।
तो मुरैना जिले में कौन कौन से वन्य जीव हैं? जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 50,669 हेक्टेयर से है और 26,847 हेक्टेयर संरक्षित वन है, जो ज़्यादातर सबलगढ़ और जौरा सीडी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कौन से ब्लॉक में पाए जाते? सीडी ब्लॉक। आपको क्वेश्चन पूछा कि वन्य एवं वन्य जीव आरक्षित का वन क्षेत्रफल कितना है? तो 50,669 हेक्टेयर है और 26,847 हेक्टेयर संरक्षित वन है, जो ज़्यादातर सबलगढ़ और किस में पाए जाते हैं? सबलगढ़ और जौरा तहसील में पाए जाते हैं। ये सीडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है यहाँ पे वन्य जीव। तो वन्य कौन कौन जीव पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं, नीली गाय पाई जाती है, जंगली सुअर पाए जाते हैं, मोर, खरगोश, लोमड़ी, सेही और भेड़िए, हिरन देखे जा सकते हैं। जो आप देख सकते हो सुगर, जंगली सुअर है, मोर है, नीलगाय है, हिरण है और यहाँ पे लोमड़ी, सेही, ये आप देख सकते हो ये सेही है। ये क्या है? सेही। ये सेही आदि इसमें ये वन्यजीव देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम मुरैना जिले में बने स्थानीय रूप से पाए जाने वाले सबसे शानदार काफ़ी आम पंछी मोर है। कौन सा है? जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेस। क्या है वैज्ञानिक नाम? और मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या है? पाबो क्रिस्टिक। स्थानीय रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पाया? सबसे ज़्यादा आम पक्षियों में यानी ज़्यादातर यहाँ पर मोर पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं इसमें अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश मुरैना जिले में स्थित यह अभ्यारण्य भारतीय घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना जिले में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश चंबल नदी में बने इस अभ्यारण्य की सीमा 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लगती है। किन किन राज्यों से लगती है? राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? इन 3 राज्यों से लगती है। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। किसमें की गई थी? 1978 में। इसका क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ बहने वाली चंबल नदी में गंगा नदी की डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है? डॉल्फिन का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। डॉल्फिन यानी मछली, डॉल्फिन मछली का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कृषि। मुरैना जिले में क्या कृषि है उसके बारे में जानेंगे। तो कृषि है यहाँ पे जिले में 50% से अधिक भूमि खेती के अधीन है, यानी 50% से ज़्यादा यहाँ पे खेती होती है। यहाँ सरसों की जिले में सबसे ज़्यादा बड़े मात्रा में बोया जाता है। सरसों यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है और जिले में मृदा उपजाऊ है और यहाँ रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। यानी यहाँ पे हम दोनों फसलें कर सकते हैं, रबी की फसल कर सकते हैं और खरीफ की भी फसल कर सकते हैं। तो ये थी मुरैना जिले की कृषि। उसके बाद है मुरैना जिले की उपयोग के अनुसार फसलें। तो मुरैना जिले में कृषि क्षेत्र उपयोग के अनुसार मुख्य फसलें 17,49,82 हेक्टेयर सरसों होती है। यहाँ पर गेहूँ होते हैं 81,506 हेक्टेयर और अन्य होते हैं 12,704 हेक्टेयर, सब्जियाँ 608 हेक्टेयर और मसालों में 229 हेक्टेयर यहाँ पर कृषि होती है। उसके बाद है पशुपालन। तो मुरैना जिले में कौन कौन से पशुपालन है? मुरैना जिले पशुपालन जिले में ज़्यादा गाय और भैंस मुख्यतः मवेशी पालन होता है। यानी यहाँ पे ज़्यादातर गाय और भैंस की मवेशी पालन होता है। मवेशी पालन उद्योग के रूप में मुरैना जिले में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। मुरैना जिले में दूध की बड़ी मात्रा होता है। उसके बाद है आप खनिज। खनिज क्या है? खनिज मुरैना जिले में खनिजों के लिए समृद्ध नहीं कहा जा सकता। यहाँ केलार सीडी ब्लॉक में चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। ये आप देख सकते हो चूना पत्थर पाया जाता है। नूराबाद के पास धनेला गांव में मिलने वाली मिट्टी का उपयोग गिलास उद्योग के लिए किया जाता है। पहाड़ी के पत्थरों की इमारत पत्थरों, रेत के पत्थरों, मुराम खानों के उत्खनन किया जाता है। तो आज हम इतनी वीडियो रखेंगे और अगली वीडियो में हम और भी कुछ पढ़ेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हेलो गाइस, आज हम जानेंगे मुरैना के औद्योगिक परिदृश्य, यानी मुरैना जिले के क्या क्या औद्योगिक हैं। तो मुरैना जिले के औद्योगिक परिदृश्य में मुरैना जिला सरसों के बीज उत्पादन
समृद्ध होने के कारण सरसों के तेल उत्पादन उद्योग में जिले का सबसे बड़ा जनसंख्या में है। क्या सबसे बड़ी संख्या में क्या है? सरसों को तेल उत्पादन में हो जाता है। बामर उद्योग केंद्र में यहाँ पर 11 उद्योग हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 522 यहाँ पर लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं। उसके बाद है सीमेंट कारखाना है यहाँ मुरैना जिले में। बहमर चीनी मिल किलारस में, जो कि हाल फिलहाल बंद है अभी। तो जेके टायर बमर राठी तेल मिल मुरैना में बड़े उद्योग में। और ये जेके टायर तो यहाँ बामोर में मुरैना जिले में ही, और राठी तेल मिल ये मुरैना जिले में भारी मात्रा में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला तेल मिल यही है, राठी तेल मिल। उसके बाद यहाँ पे जनगणना। तो मध्य प्रदेश मुरैना जिले की जनगणना क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? तो मुरैना जिले की जनगणना है यहाँ पे। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? 19,65,970। कितनी है? 19,65,970 यहाँ पे जनसंख्या है। उसके बाद यहाँ पे साक्षरता यानी कुल 2011 के अनुसार 71% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष यहाँ पे 84.9% और स्त्री यहाँ पे 56.9% 2011 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे जनजाति परिदृश्य। तो जनजाति मध्य प्रदेश 5वीं सबसे बड़ी शहरीय जनजाति है। शहरीय जनजाति मुख्य रूप से मुरैना और उसके आसपास के लिए ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है। ये मध्य प्रदेश की मुरैना शहरीय जनजाति है। उसके बाद है प्रमुख मेले। मुरैना जिले में कौन कौन से मेले और संग्रहालय सूची। तो मुरैना जिले में कौन कौन से मेले संग्रहालय? यहाँ पे नागाजी के मेला पोरसा तहसील में बहुत ही चर्चित है। मुगल शासक अकबर कालीन संत नागाजी स्मृति में यह मेला लगता है। मुरैना जिले में पोरसा गांव में आगैन के महाभर यह मेला चलता है। पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे, अब सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। यहाँ पे कौन से जानवर बेचे जाते हैं? सभी पालतू जानवर बेचे। यह नागाजी की आप मूर्ति देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे संग्रहालय। तो यहाँ पे शिव मूर्ति संग्रहालय, जैन चित्रालय, शक्तिपीठिका, विविध स्फीतिका, धातु प्रतिमा, फोटो चित्रकला, स्वामिली का किला है ओलंपिक मध्य केलार्स में, माता बेहमरा देवी केलार्स में, और रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना में, पशु परशुराम मंदिर मुरैना में, और दाऊजी मंदिर भी मुरैना गांव में है। और बोलियाँ यहाँ पे मुरैना जिले में कौन कौन सी बोलियाँ हैं? ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। यह बोली मुरैना और उसके आसपास जिलों में प्रचलित है। ब्रजभाषा के विकास शोर सैनी में हुआ था। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, मुरैना, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में जाने वाली भाषा है। यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से? तो यहाँ पे सबलगढ़ का किला है प्रमुख पर्यटन स्थल। ये मुरैना जिले में सबलगढ़ में स्थित है, सबलगढ़ तहसील में स्थित है। इस किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने कराया था। यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला सबलगढ़ का किला आप देख सकते हो। उसके बाद यह प्रमुख पर्यटन 64 योगिनी मंदिर। ये 64 योगिनी मंदिर देख सकते हो जो मुरैना जिले में स्थित है। यह मुरैना जिले में मितावली नामक जगह पर स्थित है। यह मंदिर वृत्ति आधार पर निर्मित है। इसमें कितने कक्ष हैं? तो 64 कक्ष हैं। यह मंदिर 1313 ईस्वी में बना था। ऐसा माना जाता है कि भारत का संसद भवन यहीं से लिया गया था। यानी संसद की आकृति किससे ली गई है? तो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से ली गई है। यहाँ पे ककनमठ मंदिर है जो मुरैना जिले में स्थित है, जो गुर्जर प्रतिहारों शैली से निर्मित कई अनोखे प्राचीन मंदिर स्थित है। ये आप ककनमठ देख सकते हो जो मुरैना जिले में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ गुफा। यहाँ पे पहाड़ गुफा देख सकते हो। मुरैना के निकट पहाड़गढ़ में 12 मील की दूरी पर 86 गुफाओं की श्रृंखला देखी जा सकती है। इन गुफाओं में भोपाल की भीमबेटका गुफाओं का समकालीन माना जाता है। गुफाओं के पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु शिकार और अन्य नृत्य संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। अन्य चित्र देखे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है? यहाँ पे शांतिनाथ, कुंतनाथ, अहरनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन मंदिर हैं। बटेश्वर हिंदू मंदिर है। एटी सूर्य मंदिर है। राजधार स्थल है। दुबकुंड है।
कुट गांव लिच्छ जांच पदावती यहाँ पे गुप्तकालीन से संबंधित है। प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल, जिसका जन्म बरमाई में हुआ था, जो अम्बा तहसील में आता है। किसमें आता है? अम्बा तहसील में आता है। दादाजी के नारायण लाल के पैतृक गांव बरवाई में मुरैना में हुआ था। तो ये थे हमारा मुरैना जिला। तो अगर गाइज आपको मुरैना जिले के बारे में हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हम आपके लिए दूसरा जिला के लिए वीडियो तैयार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। स्टार्ट जी के पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सोपोर ज़िले आज पढ़ेंगे। आप मानिए अगर ये अपनी वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस ज़िले में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सोपोर ज़िले में क्या पढ़ें? सोपोर का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, ऋतु एवं जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, सिंचाई एवं परियोजना, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक परिदृश्य, जनगणना, जनजाति परिदृश्य और बोलियाँ, प्रसिद्धि के कारण, ये सब कुछ हम श्योपुर जिले में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम श्योपुर जिले का गठन हुआ तो 25 मई 1998 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 25 मई 1998 को ये मुरैना जिले से अलग होकर जिला बना है। कब हुआ है? 25 मई 1998। उसके बाद हमें श्योपुर जिला जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्र सिंह द्वारा शहर और उसके किले की स्थापना ईस्वी 1537 में की गई थी। और गौड़ राजपूत भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए कस्बे में कई शिव मंदिरों का निर्माण किया गया। शिवलिंग पड़ोसी कुओं के जड़ कुओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ कुओं में पाए जाते हैं। उसके बाद है श्योपुर जिले की तहसीलें। श्योपुर जिले की कौन कौन सी तहसीलें हैं? श्योपुर जिले की तहसीलें श्योपुर, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा और वीरपुर, ये 5 तहसीलें। कौन सी? श्योपुर, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा और वीरपुर, ये 5 तहसीलें। इन तहसीलों में अब हम श्योपुर जिले के बारे में पढ़ेंगे। नदियाँ। श्योपुर में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो श्योपुर में नदियाँ चंबल, कुनो, सीप, 3 नदियाँ। चंबल नदी श्योपुर में केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। कितनी दूरी पर बहती है? श्योपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर बहती है तथा इस राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और चंबल, कुनो, सीप नदी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला के अंतर्गत अवधा डैम से निकलती है। किससे निकलती है? अवधा डैम से निकलती है। और यह सीप नदी चंबल नदी में रामेश्वर त्रिवेणी संगम में जाकर समा जाती है। कहाँ पर समा जाती है सीप नदी? रामेश्वर त्रिवेणी संगम में। तो सीप नदी कहाँ से निकलती है? श्योपुर जिले के अंतर्गत अवधा डैम से। कहाँ से निकलती है? अवधा डैम से निकलती है। उसके बाद है श्योपुर जिले की सिंचाई एवं परियोजना। तो श्योपुर जिले में कौन कौन सी सिंचाई एवं परियोजना है? तो श्योपुर जिले में सिंचाई एवं परियोजना, जिले की अर्थव्यवस्था कृषि का प्रभुत्व है। सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है, जिसमें लगभग 58.74% खेती योग्य क्षेत्र सिंचित है। किससे? नहर से यहाँ पर सिंचाई ज़्यादा होती है। यानी 58.74% सिंचाई किससे होती है? तो नहर से होती है। उसके बाद है भौगोलिक स्थिति। यानी श्योपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो श्योपुर की भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्योपुर जिला किस भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान और कोटा, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में राजस्थान की कोटा जिले से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? कोटा जिला जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है श्योपुर जिला। और श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में, पूर्व में पश्चिम में राजस्थान है और उत्तर में मुरैना है, ग्वालियर दक्षिण में, राजस्थान के कोटा जिले से जुड़ा हुआ है।
उसके बाद इसका क्षेत्रफल है 6,606 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल के संबंध में राज्य का 19वां जिला है। कौन सा जिला है? 19वां जिला है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH 552, यहाँ से कौन सा राजमार्ग निकला है? NH 552, यहाँ से राजमार्ग निकला है। इसके बाद ऋतु एवं जलवायु, तो ऋतु यहाँ पर शिवपुर के जिले का औसत वर्षा 750 मिलीमीटर है। गर्म मौसम में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक और ठंड के मानसून मौसम में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी गर्मी में यहाँ पे 49 डिग्री तापमान हो जाता है और गर्मी में ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिट्टियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी श्योपुर जिले में पाई जाती है। बाढ़ के दौरान नदियाँ द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहती है। कौन सी मिट्टी कहती है? कछारी। यानी बाढ़ के द्वारा नदियों के क्षेत्रों में बिछाई जाती है, नदियों के द्वारा बहकर आ रही है, उसी कछारी मिट्टी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन, यहाँ पे कौन कौन से वन? तो जिले में आरक्षित वन 3,653 वर्ग किलोमीटर में है। कितने में? 3,353 किलोमीटर में। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क बर्फपाती वन मुख्य रूप में पाए जाते हैं। इन्हें कटीले वन भी कहते हैं। कौन से वन कहते हैं? कटीले वन भी कहती है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर जिले में स्थित है। यहाँ एशियाई के शेरों की पुनर्स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। किसके लिए किया गया? शेरों की पुनर्स्थापना के लिए चिन्हित। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य के शासन के राजपत्र में 14/12/2018 में जारी अधिसूचना के अनुसार कुनो पालनपुर अभ्यारण्य को कुनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। क्या किया गया? कुनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। पहले पालनपुर अभ्यारण्य था ये, अब इसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। कुनो राष्ट्रीय, इसका क्षेत्रफल है 748.7618 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में बहने वाली कुनो नदी पर ही इसका नाम कुनो पड़ा है, यानी ये कुनो नदी पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं कुनो नदी है, चंबल से निकलती है। उसके बाद यहाँ पे कृषि की मात्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूँ पाया जाता है। गेहूँ जिले में उगाया जाता है, जो महत्वपूर्ण कागजान है। श्योपुर जिले में कृषि आधारित उत्पादनों पर निर्भर है। सरसों जिले का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज है। सरसों भी यहाँ पे उगाई जाती है और प्रमुख खरीफ की फसल यहाँ पे बाजरा, यानी खरीफ की फसल में बाजरा और रबी की फसल में गेहूँ का सरसों। और यहाँ पे पशुपालन किया गया होता है। पशुपालन में यहाँ पे श्योपुर जिले में किसानों का रुझान पशुपालन, कुक्कुट पालन और लगातार बढ़ रहा है। गिर प्रजाति की गाय श्योपुर जिले में अद्वितीय पहचान है। कौन सी? अद्वितीय पहचान, यानी गाय यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाली जाती है। पशुपालन 19वीं पशु संगणना के मुकाबले 20वीं संगणना के पशुधन की कुमुट 14.10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितनी गई है? 40.10। इसके बाद औद्योगिक परिदृश्य, तो श्योपुर जिले के औद्योगिक परिदृश्य क्या है? तो औद्योगिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक परिदृश्य श्योपुर जिले में पाइप, मुखौटे, खिलौने, दरवाजे, स्टैंड, खिड़कियाँ, लकड़ी के स्मारक, फूलों के कुल्हड़, बैंड पोस्ट और पालन पदों आदि आधारपुर में 156 लघु उद्योग चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 156 है। छोटी बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में। श्योपुर लकड़ी की नक्शाली के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए अभी इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार है 68, 78 और 61, यानी 6,87,861 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें 69.30% यहाँ पे पुरुष हैं और 44.20% यहाँ पे लेडीज हैं। और साक्षरता की बात की जाए, साक्षरता यहाँ पे 54.4%। उसके बाद लिंगानुपात यहाँ पर 901 है और घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 104 है। जनजाति परिदृश्य के बारे में बात की, जनजाति परिदृश्य यहाँ पे
यहाँ शेरिया जनजाति मुख्य रूप से श्योपुर जिला में निवास करती है। शेरिया शब्द की उत्पत्ति सह प्लस हरिया से हुई, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। मध्य प्रदेश की शेरिया जनजाति कोलरियन परिवार की जनजाति है। यह जनजाति श्योपुर और आसपास जिलों में निवास करती है। कहाँ कहाँ करती है? श्योपुर और आसपास के जिलों में, जैसे मुरैना में थोड़ा, शिवपुरी, गुना आदि ऐसे जिलों में पाई जाती है शेरिया जनजाति। उसके बाद प्रमुख मेले, तो श्योपुर जिले के प्रमुख रामेश्वर संगम का मेला, यह हर साल स्थानीय मेला लगता है। यह मेला पर्यटकों के लिए विशेष रूप से राजस्थान के लोगों के लिए आकर्षक है। किसके लिए? राजस्थान के लोग के लिए ज़्यादा आकर्षित है इस मेले से। उसके बाद यहाँ पे बोलियाँ, तो बोलियाँ यहाँ पे ब्रज, बुंदेली और श्योपुर और उसके आसपास के जिलों में प्रचलित है। कौन सी? ब्रज और बुंदेली, 2 बोलियाँ बोली जाती हैं। उसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल, तो प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर डूबकुंड है। श्योपुर जिले में श्योपुर तहसील की चंबल नदी घाटी का एक शहर था, जो कुनौर नदी के कुछ दूरी पर डोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? डोम के नाम से। पानी के कुंड, जिनके किनारे 8 से 10,000 वर्ग पूर्व आदि मानव के प्राचीन आवास शैलाश्रय हैं, उसके द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं। किसके द्वारा? पानी कुंड और उसके 8,000 वर्ष पूर्व आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र हैं। उसके बाद रामेश्वर संगम। रामेश्वर संगम पार्वती नदी और चंबल नदी के अर्धचक्र में स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। किससे भरा है? प्राकृतिक सुंदरता, रामेश्वर का संगम। उसके बाद यहाँ पे पर्यटन स्थल विजयपुर दुर्ग। विजयपुर का किला मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विजयपुर तहसील में क्वारी नदी के पास बना हुआ है। किसके पास बना हुआ है? क्वारी नदी के पास बना हुआ, जिससे मझौला दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाता है? मझौला दुर्ग के। करौली के राजा विजय सिंह ने इसे बनवाया था। तो मझौला दुर्ग किसने बनाया था? करौली के राजा विजय सिंह ने। ये कहाँ पर है? विजयपुर क्वारी नदी की स्थित है। उसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल भगवान शिव का नागेश्वर मंदिर। श्योपुर जिले के नज़दीकी नागदा गांव में नागेश्वर मंदिर भगवान का मंदिर है। यह 12 साल में या 12 महीने भगवान शिव का अभिषेक प्राकृतिक रूप से होता रहता है। उसके प्रमुख पर्यटन यहाँ दुब्रकुंड, उठवाड़, सिगनौत, निमोदा का मठ, पनवार देवी का मंदिर और सिरौना हनुमान का मंदिर। प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे क्या क्या है? तो प्रसिद्धि के कारण श्योपुर अपनी काष्ठ कला के लिए विख्यात है। किसके लिए? काष्ठ कला के लिए विख्यात है। उसके बाद लोक नृत्य। श्योपुर जिले में कई लोक नृत्य हैं। सहरिया नृत्य, सहरिया का लूर नृत्य, सहरिया की लहंगी नृत्य और दुलघोरी आदि लोक नृत्य हैं। यहाँ पे कौन कौन से लोक नृत्य? सहरिया नृत्य, सहरिया का लूर नृत्य, सहरिया का लहंगी नृत्य और घुल और धोली नृत्य। आप इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करके देखें तो आपको श्योपुर जिले से एक क्वेश्चन। उसके बाद है श्योपुर जिले के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? श्योपुर जिले में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। 1998 में मुरैना जिले के पृथक कर जिला बनाया, यानी 1998 में ये जिला मुरैना से अलग हुआ था। इस जिले के चंबल कुनौर के सीप नदी में बहती है। कौन सी नदी बहती है? सीप नदी बहती है। और श्योपुर अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। श्योपुर के पालनपुर कैंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इससे गिरी वन गुजरात के एशियाई शेर लाए जाते हैं। कौन से शेर लाए जाते हैं? गिरी से एशियाई शेर लाए जाते। श्योपुर की करहाल तहसील दस्युओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दस्युओं के लिए प्रसिद्ध है। श्योपुर के शेरिया जनजाति का संग्रहालय नरसिंह महल है। विजयपुर दुर्ग क्वारी नदी के किनारे बसा है। श्योपुर जिला राजस्थान को स्पर्श करता है और श्योपुर जिले में डूब कुंड 81 फुट ऊंचा है। कितना है? 81 फुट ऊंचा है। श्योपुर जिले का जनघनत्व में दूसरा जिला है। यहाँ पर सबसे अधिक कुपोषण पाया गया है। क्या पाया है? कुपोषण सबसे अधिक पाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।